एवरीवन, दिस इज शमा। तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है ब्रेटन वुड सिस्टम। ब्रेटन वुड सिस्टम क्या होता है, लेकिन उससे पहले ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो ब्रेटन वुड सिस्टम था वो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर ही स्टैब्लिश किया गया था। इसलिए पहले थोड़ा सा ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में जानते हैं कि वो कब की गई थी और क्यों की गई थी, एंड देन उसके बाद ब्रेटन वुड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस फॉर्मली नोन एज यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी इसका रियल टाइटल क्या था? इसका रियल टाइटल था यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। बट इसको हम ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी वो ब्रेटन वुड के अंदर कंडक्ट हुई थी, तब से इस कॉन्फ्रेंस का नाम ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस पड़ गया। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड जुलाई 1 से लेकर 22 1 से लेकर 22 जुलाई तक ये कॉन्फ्रेंस चली थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1944 में इसको कंडक्ट किया गया था। कहाँ पर? एट माउंटेन वॉशिंगटन होटल। सिचुएटेड कहाँ पर था ये होटल? ब्रेटन वुड के अंदर, न्यू हैम्पशायर, यूनाइटेड नेशन। क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस ब्रेटन वुड के अंदर हुई थी, इसलिए तब से इस कॉन्फ्रेंस का नाम ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस पड़ गया। During the Bretton Woods Conference, 730 delegates from the 44 allied nations participated to hammer out a new exchange rate design and international financial architecture. इस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर 730 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि 44 कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इनका मेन मोटिव क्या था कि हमें एक ऐसा न्यू एक्सचेंज रेट डिज़ाइन बनाना है, ऐसे एक न्यू एक्सचेंज रेट सिस्टम बनाना है जिससे कि जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जो बंद हो गया है वो दोबारा से रीस्टार्ट हो सके, और जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड हो सके। ड्यूरिंग ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस अ न्यू एक्सचेंज रेट सिस्टम कॉल्ड द ब्रेटन वुड सिस्टम वाज डेवलप्ड। और ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर एक नया एक्सचेंज रेट सिस्टम बनाया गया जिसको हम ब्रेटन वुड सिस्टम बोलते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो ब्रेटन वुड सिस्टम बनाया गया था वो प्राइमरी किसने बनाया था, किसका ये आइडिया था, इस सिस्टम को किसने डिजाइन किया था। द प्राइमरी डिजाइनर ऑफ द ब्रेटन वुड सिस्टम वर द फेमस, दो फेमस पर्सन थे जिनका ये मेन आइडिया था। एक थे जॉन मेनार्ड केनेस जो कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, एंड दूसरे थे हैरी डक्सन वाइट जो कि अमेरिकन चीफ ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट थे। विनर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 दैट इज US and UK emphasized to conduct Bretton Woods system, and this Bretton Woods system gave birth to new international financial institution that was IBRD and IMF. US and UK जो कि विनर्स थे वर्ल्ड वॉर 2 के, उन्होंने ऐसा बोला कि जो ब्रेटन वुड सिस्टम हम बनाएंगे उसको अच्छे से रन करने के लिए, वो स्मूथली फंक्शन कर सके, इसके लिए उन्होंने 2 और नए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवलप करे जो कि उनके ब्रेटन वुड सिस्टम को इजीली ऑपरेट करने में हेल्प करते। पहले थे IBRD एंड दूसरा था IMF। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसको इसलिए बनाया गया था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन खत्म हो गए थे, जो इकोनॉमिक्स थी, जो कंट्रीज थी उनकी इकोनॉमिक्स खत्म हो गई थी या फिर बहुत ज़्यादा तरीके से इफेक्ट हुई थी, उनको दोबारा से हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकें, दोबारा से हम रीडेवलप कर सकें। इसके लिए जो IBRD है वो उन कंट्रीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड कराता था। और IMF को इसलिए बनाया गया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जितने भी जो करेंसी के एक्सचेंज रेट हैं वो IMF के अंडर ही फिक्स किए जाते थे, और जो करेंसी का लेन देन होता था वो भी IMF के अंडर ही होता था। इसीलिए इन 2 इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया था। तो ये था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कहाँ कंडक्ट की गई थी और कब कंडक्ट की गई थी। अब पढ़ते हैं ब्रेटन वुड सिस्टम के बारे में। ब्रेटन वुड सिस्टम क्या था, इसके प्रिंसिपल फीचर्स पढ़ते हैं। ब्रेटन वुड सिस्टम एग्रीमेंट वर साइंड बाय द 44 मेंबर कंट्रीज। पेपर करेंसी वाज द लीगल टेंडर ऑफ द 44 मेंबर कंट्रीज। जब ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर 44 मेंबर कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, मतलब 44 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, और जो उसका एग्रीमेंट बना था उसको भी 44 कंट्री के जो मेंबर्स थे उन्होंने साइन करके एग्री किया था, ठीक है अब हम ब्रेटन वुड सिस्टम को अप्लाई करेंगे। और उन्होंने पेपर करेंसी को एज अ लीगल टेंडर अनाउंस कर दिया था। ब्रेटन वुड सिस्टम से पहले जो गोल्ड सिस्टम था, जो कि गोल्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था, उसमें हम क्या करते थे कि गोल्ड को एक्सचेंज करते थे, लेकिन अब ब्रेटन वुड सिस्टम के अंदर हमने पेपर करेंसी को लीगल टेंडर बना दिया था। और जो ये पेपर करेंसी थी वो क्या थी? द US dollar would be expressed in term of gold. It was decided that
$35 वाज इक्वल टू 1 ounce ऑफ गोल्ड। जो यूएस डॉलर था ना, इसको हमने पेपर करेंसी का लीगल टेंडर बना दिया था और साथ में यूएस डॉलर की वैल्यू भी फिक्स कर दी थी कि 35 जो डॉलर हैं वो इक्वल टू होंगे 1 ounce ऑफ गोल्ड। ओनली यूनाइटेड नेशन वुड होल्ड गोल्ड एज अ रिजर्व। The US Central Bank could issue only as many dollar as the gold reserve available with it. This means that only the USA was on the gold bullion standard. देखो, ब्रिटेन वुड सिस्टम से पहले क्या था, जितनी भी कंट्रीज थी ना, उनको अपने पास गोल्ड रखना पड़ता था एज ए रिजर्व। अब जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा गोल्ड होगा वो कंट्री उतनी ज़्यादा पावरफुल होगी और उस कंट्री का इतना ज़्यादा एक्सचेंज रेट हो सकता था। दूसरा पॉइंट ये था कि जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा गोल्ड होगा वो उतने ज़्यादा अपनी कंट्री की करेंसी को प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन वुड सिस्टम में क्या चेंज आया, ब्रिटेन वुड सिस्टम के अंदर ये बोला गया कि जो यूएसए है सिर्फ वही गोल्ड को एज ए रिजर्व होल्ड करेगा। जो बाकी के 43 कंट्रीज है ना, उनको अब यूएस डॉलर एज ए रिजर्व होल्ड करना है। उनको गोल्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। वो जितना ज़्यादा यूएस डॉलर अपने पास होल्ड करेंगे उतने ज़्यादा वो अपने करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब उनके जो करेंसी का एक्सचेंज रेट था वो उनके यूएस डॉलर होल्डिंग पर डिपेंड करता था। लेकिन क्योंकि जो डॉलर था वो तो यूएसए का करेंसी था, तो उसको ये बोला गया था कि आप उतने ही डॉलर प्रिंट कर सकते हो जितना आपके पास गोल्ड रिजर्व है। क्योंकि यूएसए को ही सिर्फ बोला गया था कि आपको गोल्ड एज अ रिजर्व होल्ड करना है, बाकी जो रिमेनिंग 43 कंट्रीज हैं वो डॉलर को एज अ रिजर्व होल्ड करेंगी। अब इस पॉइंट के अंदर यही बोला गया है, द रिमेनिंग 43 कंट्रीज वुड लिंक ईच ऑफ देयर करेंसी टू द यूएस डॉलर। The value of each currency against the US dollar was to be determined by each country. This value was called as a par value. अब 43 कंट्रीज को ये बोला गया कि आप यूएस डॉलर के अगेंस्ट अपनी करेंसी की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हो और जो भी वैल्यू आपकी डिटरमाइन की जाएगी ना उसको हम पार वैल्यू बोलेंगे। अब देखो ये स्ट्रक्चर है, इस तरीके से हमने डिटरमाइन की थी वैल्यू। पहले हमने यूएस डॉलर की वैल्यू को डिटरमाइन किया था अगेंस्ट द गोल्ड। हमने ये बोला था कि जो 1 ounce ऑफ गोल्ड है ना वो इक्वल टू $35 के बराबर है। अब डॉलर की वैल्यू फिक्स हो गई। अब बाकी करेंसीज को भी बोला गया कि आपकी जो वैल्यू है ना, आपके जो करेंसी की वैल्यू है वो आप यूएस डॉलर के अगेंस्ट फिक्स कर सकते हो। तो हर कंट्री ने यूएस डॉलर के अगेंस्ट अपनी करेंसी की वैल्यू को फिक्स करा और जो वैल्यू को हम फिक्स करते थे उस वैल्यू को हम पार वैल्यू बोलते थे। उसके बाद ये भी बोला गया कि जितनी भी कंट्रीज ने अपने जो भी करेंसी की मार्केट वैल्यू को फिक्स करा है वो उसके अंदर सिर्फ 1% तक ही कम या ज़्यादा फ्लक्चुएशन कर सकती हैं। इससे ज़्यादा या इससे कम वो फ्लक्चुएशन नहीं कर सकती। उन्होंने इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सेट कर दिया था और जो ये राइट था वो आईएमएफ को दिया गया था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इस बात पे ध्यान रखता था, निगरानी रखता था कि जो कोई भी कंट्री है वो अपनी करेंसी की वैल्यू में जो फ्लक्चुएशन करती है वो विद इन सपोर्ट पॉइंट ही कर सकती है, ना तो वो सपोर्ट पॉइंट से ज़्यादा ऊपर अपनी करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज कर सकती है और ना ही वो सपोर्ट पॉइंट से कम अपनी करेंसी की वैल्यू को डिवैल्यूट कर सकती है। हर मेंबर कंट्री को ये भी बोला गया था अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उस केस में आप अप टू 10% तक ही अपने एक्सचेंज रेट को डिवैल्यूएट कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा आपको अपनी करेंसी की जो एक्सचेंज रेट है उसको डिवैल्यूएट करना है तो आपको उससे पहले आईएमएफ की परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरनेशनल पेमेंट कुड बी मेड आइदर इन गोल्ड और यूएस डॉलर। अब क्या था, पहले जो इंटरनेशनल पेमेंट होती थी वो गोल्ड में होती थी, गोल्ड को एज अ रिजर्व होल्ड किया जाता था। लेकिन अब क्या था कि आप गोल्ड में भी पेमेंट कर सकते हो और यूएस डॉलर में भी पेमेंट कर सकते हो। दस ऑफिशियली द डॉलर बिकम अ इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी। उसको इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी बना दिया था और ये बोल दिया था कि जो डॉलर है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर चलेगा, पूरे वर्ल्ड में आप डॉलर के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। अब जो ये ब्रिटेन वुड सिस्टम आया था उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, मतलब क्या बेनिफिट्स हुए थे जब हम ब्रिटेन वुड सिस्टम को लेके आए थे। डॉलर बिकेम एन इंटरनेशनल रिजर्व ऑफ करेंसी ओवरकमिंग द लिमिटेड सप्लाई ऑफ डॉलर। ब्रिटेन वुड सिस्टम से पहले जो गोल्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था उसमें क्या था कि गोल्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी मार्केट में और गोल्ड की उतनी सप्लाई नहीं थी, जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ गोल्ड हो रहा था
और उसी की वजह से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रुक गई थी। लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास गोल्ड ही नहीं था। तो ये जो शॉर्ट कमिंग थी इसको ब्रेटन वुड्स सिस्टम ने ओवरकम कर लिया था। मेंबर कंट्री कुड अर्न इंटरेस्ट ऑन देयर डॉलर रिजर्व, और ये भी बोला गया था कि जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा डॉलर एज अ रिजर्व होगा वो उसके ऊपर उतना ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। नो नीड टू मेंटेन गोल्ड एज अ रिजर्व टू डिटरमाइन देयर करेंसी वैल्यू और एक्सचेंज रेट। और अब ये भी बोला गया था कि अब आपको गोल्ड एज अ रिजर्व होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या था कि आपको गोल्ड, जितना ज़्यादा आपके पास गोल्ड होगा उतनी ज़्यादा आप अपनी करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो रख सकते हो और डिटरमाइन कर सकते हो। लेकिन ब्रेटन वुड्स सिस्टम के बाद हमने ये बोल दिया कि आपको डॉलर एज अ रिजर्व होल्ड करना है और डॉलर के बेस पर ही आप अपनी जो करेंसी का एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन कर सकते हो। सो लास्ट टॉपिक हमारा आता है कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम। जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था वो कब कोलैप्स हुआ और किस रीज़न की वजह से कोलैप्स हुआ। उससे पहले हम बैलेंस ऑफ पेमेंट समझते हैं। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, किसी भी कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमें ये शो करता है कि उस कंट्री की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो कितनी हुई है विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर किसी भी कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सरप्लस में होता है तो मतलब उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। और अगर किसी भी कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट में होता है, वो हमें ये शो करता है कि उस कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, उस कंट्री का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो किसी भी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट देखकर हम ये जज कर सकते हैं कि उस कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो किस तरीके से चल रही है। अब बात करते हैं कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम की। जब से ब्रेटन वुड्स सिस्टम को लाया गया था तो उसके बाद जो डॉलर है उसको एज अ इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी डिक्लेयर कर दिया था, जिसकी वजह से उसके मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई थी। कंट्रीज क्या करती थी, कंट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर को एज अ रिजर्व होल्ड करना चाहती थी। वो 1 आउंस के बदले में $35 को लेने लग गई। अब जो यूएस है वो भी कितना ही सप्लाई करेगा यूएस डॉलर को, तो मार्केट में ना डॉलर की शॉर्टेज आ गई, जिसकी वजह से यूएस को लिक्विडिटी प्रॉब्लम फेस होने लग गई। ये भी इसका एक मेन रीज़न था ब्रेटन वुड्स जो सिस्टम था उसका कोलैप्स होने का, कि यूएस लिक्विडिटी प्रॉब्लम फेस करने लग गया था। उनके पास इनफ डॉलर नहीं बचे थे जिससे कि वो अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सके, और उसी की वजह से उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी डेफिसिट में चला गया था। जिससे क्या हुआ था, बाकी कंट्रीज के बीच में और यूएस के बीच में कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम आ गया था। कुछ कंट्रीज थी जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी, जिनका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में जा रहा था, और यूएसए का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट में जा रहा था। अब यूएसए का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जाने की वजह से कुछ कंट्रीज को ये प्रॉब्लम होने लग गई कि अगर इनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट में रहा तो मे बी जो डॉलर की जो करेंसी वैल्यू है वो भी डिक्लाइन हो सकती है और इससे हमें लॉस हो सकता है। तो बाकी कंट्री इस डर की वजह से वापस से डॉलर देकर अपना गोल्ड लेने लग गई। अब जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आने लग गई, कंट्रीज आपस में अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। तो इसके लिए जो उस टाइम यूएसए के जो प्रेसिडेंट थी रिचर्ड एम निक्सन, उन्होंने अनाउंस करा कि अब हम जो डॉलर के बदले में जो है गोल्ड नहीं देंगे, उसको हम कन्वर्टेबल करके नहीं देंगे, जिसकी वजह से जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था वो कोलैप्स हो गया था और 15 अगस्त 1971 को फाइनली ब्रेटन वुड्स सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया था। इन्हीं सारे रीज़न की वजह से जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था वो कोलैप्स हो गया था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।